फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज के इस वीडियो में हम लोग रमन इफेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप नोट्स के साथ में समझने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों को भी समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं रमन इफेक्ट क्या होता है, ये क्यों आया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्काई का कलर ब्लू होता है। स्काई का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। अब ये क्यों होता है ब्लू कलर स्काई का? तो स्काई का ब्लू कलर इसलिए होता है क्योंकि सन की लाइट जब हमारे एटमॉस्फेयर में पड़ती है तो एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं? गैस के पार्टिकल्स होते हैं। गैस के बहुत सारे पार्टिकल होते हैं एटमॉस्फेयर में। और सन की लाइट आपको पता है कि 7 कलर से बनती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जब ये इस पे पड़ती है तो इसमें से जो क्या होता है, ब्लू कलर जो होता है वो स्कैटर हो जाता है। वो क्या हो जाता है? स्कैटर हो जाता है। इसीलिए हमें स्काई का कलर कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। तो ये आपने क्या समझा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि हमारा सन की लाइट जो आ रही थी वो एटमॉस्फेयर में गैस के पार्टिकल से क्या हो गई? स्कैटर हो गई। और उनमें 7 कलर्स होते हैं लेकिन ब्लू कलर ही स्कैटर होता है और यही हमें स्काई का कलर दिखाई देता है। अब यहाँ पे मैं क्यों इसको बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे हमने एक ऐसा मटेरियल लिया है जो लाइट को स्कैटर करता है। अगर इस पे बीम ऑफ लाइट डालें, यानी कि बहुत सारी लाइट को इंसिडेंट कराएं, तो क्या होगा कि ये कुछ पार्ट को स्कैटर कर देगा। कुछ पार्ट को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट को क्या कर देगा? स्कैटर कर देगा। जैसे स्काई के केस में यहाँ पे क्या हो रहा था कि ब्लू कलर को ही स्कैटर कर रहा था, बाकी लाइट को स्कैटर नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे आपने समझा कि कुछ पार्ट लाइट का स्कैटर कर दे रहा है। तो इसको सबसे पहले रेले ने बताया था, स्काई का कलर वाला भी रेले ने बताया था। तो रेले के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई जो इंसिडेंट लाइट आती है उसका कुछ फ्रैक्शन ऑफ द लाइट स्कैटर हो जाती है सभी डायरेक्शन में। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है सेम होती है। मतलब कि इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वही हमारी जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ये इन्होंने बताया था। लेकिन इसको जब रमन ने जब इसको देखा तो कहा भाई कि ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे इंसिडेंट रेडिएशन वाली जो फ्रीक्वेंसी है वही हमारी इस तरह की सेम स्कैटर वाली फ्रीक्वेंसी है। उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो इंसिडेंट रेडिएशन है न्यू फ्रीक्वेंसी की, आपको वैसी की वैसे मिल तो रही है रेडिएशन, लेकिन साथ ही साथ कुछ आपको अलग फ्रीक्वेंसी की भी रेडिएशन स्कैटर होके दिख रही है। कुछ अलग फ्रीक्वेंसी की भी रेडिएशन आपको स्कैटर होते हुए दिख रही है। ये रमन ने बताया, इसीलिए इसको रमन स्कैटरिंग कहा जाता है। और ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनका पूरा नाम है सीवी रमन। ठीक है। तो इंसिडेंट रेडिएशन वाली जो हमारा जो इंसिडेंट रेडिएशन था वो वाली हमें फ्रीक्वेंसी तो स्कैटर में मिलती है, कि मतलब इंसिडेंट हुई स्कैटर हुई तो वो वाली फ्रीक्वेंसी तो मिलती है, लेकिन साथ ही साथ हमें कुछ अलग तरह के लाइट की फ्रीक्वेंसी भी स्कैटर हुए दिखती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो न्यू प्लस डेल्टा न्यू फ्रीक्वेंसी की भी लाइट दिखती है, और न्यू माइनस डेल्टा न्यू फ्रीक्वेंसी की भी लाइट कुछ पोर्शन में दिखती है। इसको रमन स्कैटरिंग कहा जाता है। और जो ये आपको एडिशनल लाइंस दिख रही हैं इनको कहा जाता है रमन लाइंस। क्या कहा जाता है? रमन लाइंस। ठीक है। आप इनके डिफिनेशन को समझते हैं। यहाँ पे आपने समझा कि रेले ने बताया कि भाई जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होती है वैसे ही स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है, लेकिन रमन ने कहा भाई ठीक आप सही कह रहे हो रेले, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें एडिशनल फ्रीक्वेंसी भी मिल रही है लाइट की, जो कि न्यू प्लस डेल न्यू है, न्यू माइनस डेल न्यू है। इसको हमारे सीवी रमन ने ऑब्जर्व किया। तो अब इनके डेफिनेशन को, थ्योरी को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हमने आपको ओवरव्यू दे दिया इसका। व्हेन स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ विजिबल और अल्ट्रा वायलेट लाइट, जब स्ट्रॉन्ग बीम विजिबल लाइट यानी कि हम जो देख सकते हैं लाइट को, उसको हम इंसिडेंट कराते हैं किसमें? गैस पे, लिक्विड पे, या किसी ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल जैसे कि प्रिज्म आप कह सकते हैं, उस पर इंसिडेंट कराते हैं। तो क्या होता है कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लाइट स्कैटर हो जाती है हर एक डायरेक्शन में। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द मतलब सारी की सारी लाइट तो स्कैटर नहीं हो जाएगी कि जितनी आ रही उतनी स्कैटर हो जाएगी, लेकिन स्मॉल फ्रैक्शन में लाइट क्या होती है? स्कैटर हो जाती है ऑल डायरेक्शन में। और जो स्पेक्ट्रम होता है स्कैटर लाइट का वो फाइंड किया जाता है तो हमें दिखता है कि कंसिस्ट करता है लाइन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसीज। तो हम स्पेक्ट्रा अगर हम देखते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए इंसिडेंट लाइट हुई तो स्पेक्ट्रा हम देखते हैं तो हमें सेम फ्रीक्वेंसी की लाइन हमें देखने को मिलती है स्पेक्ट्रा में भी। जो इंसिडेंट होती है वही का वही सेम हमें स्पेक्ट्रा में भी देखने को मिलता है। इसी को रेले लाइंस कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? रेले लाइंस। तो ये न्यू फ्रीक्वेंसी की जो हमें लाइन मिल रही है इसको हम क्या कहेंगे? रेले लाइंस, क्योंकि इसको रेले ने बताया था तो इसलिए हम इसको रेले लाइंस कहते हैं। ठीक है। एंड ऑल्सो सर्टेन वीक लाइंस ऑफ चेंज फ्रीक्वेंसी, और कुछ वीक लाइंस भी हमें दिखती हैं जो जिनकी फ्रीक्वेंसी कुछ चेंज होती है, न्यू प्लस डेल्टा न्यू, न्यू माइनस डेल्टा न्यू, उनको हम एडिशनल लाइन कहते हैं और ये रमन लाइन होती है। क्या होती है? रमन लाइन।
अब इनके बारे में और समझते हैं। रमन लाइन करस्पॉन्डिंग टू ईच एक्साइटिंग हम इनको लाइन बोलते हैं। रेले लाइन को एक्साइटिंग लाइन भी कह सकते हैं या रेले लाइन भी कह सकते हैं। अकर सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड ऑफ द एक्साइटिंग लाइन। देखिए हमारे रेले लाइन जो हमें ऑब्जर्व होती है उसके अगल बगल हमें कौन सी लाइन मिलती है, ये जो एडिशनल लाइंस होती हैं, जो एडिशनल लाइन होती है। देखिए जैसे स्पेक्ट्रा आपने ऑब्जर्व किया तो स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पे बीच में रेले लाइंस मिलेंगी और इनके अगल बगल एडिशनल लाइंस इस तरीके से मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिशनल लाइंस मिल रही हैं। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे ये हमने समझना सिमेट्रिकली दोनों साइड में होती हैं, मतलब जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ये रहेगी। द लाइन ऑन द लो फ्रीक्वेंसी साइड ऑफ द एक्साइटिंग लाइन, जो लो फ्रीक्वेंसी साइड पे होंगे एक्साइटेड लाइन के, मतलब रेले लाइन के लो फ्रीक्वेंसी पे जो होंगी उनको हम लोग क्या कहेंगे, स्टोक्स लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टोक्स लाइन। देखिए अगर हम इसको ओरिजिन मान लें, इसको क्या मान लें, ओरिजिन मान लें बीच वाले को, तो इधर आप जाते हैं तो प्लस में वैल्यू आती है, इधर जाते हैं तो माइनस में। तो ये अगर बीच वाला हमारा न्यू है तो यहाँ ये वाला क्या हो जाएगा, न्यू माइनस डेल न्यू हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, न्यू प्लस डेल न्यू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो आपका जो इस साइड में होता है लो फ्रीक्वेंसी की साइड में वो स्टोक्स लाइन होता है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी के साइड में होता है यानी न्यू प्लस डेल न्यू, उसको हम एंटी स्टोक्स लाइन बोलते हैं। ये हमें बताया गया। ठीक है, द एंटी स्टोक। अब ये स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक लाइन कैसे बनती है, हमें पता चला भाई कि रमन ने बताया कुछ एडिशनल लाइंस मिलती हैं, तो उसी की वजह से हमें स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन भी देखने को मिलती है। द एंटी स्टोक रमन लाइन्स आर मच वीकर कंपेयर टू द स्टोक्स रमन लाइन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रमन इफेक्ट। अब जो एंटी स्टोक्स लाइन जो हमें दिखती है वो वीक होती है रमन के कंपैरिजन में। इस फिनोमिना को रमन इफेक्ट कहते हैं। रमन इफेक्ट कहते हैं मतलब वही जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है स्कैटरिंग के बाद में, और इस पूरे फिनोमिना को क्या कहते हैं, रमन इफेक्ट कहते हैं। अब ये वीक क्या होता है भाई, देखते हैं। देखो ये एंटी स्टोक्स लाइन जो है इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो तो ज़्यादा है, स्टोक्स लाइन की फ्रीक्वेंसी कम है, ये आपको पता है। रेले लाइन की फ्रीक्वेंसी न्यू है। लेकिन अगर हम वीक की बात करें तो हम इंटेंसिटी के हिसाब से बता रहे हैं। किसके हिसाब से बता रहे हैं, इंटेंसिटी के हिसाब से बता रहे हैं। अगर आप इंटेंसिटी की बात करोगे तो इंटेंसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है हमारी रेले की। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेले लाइन की। फिर उसके बाद में हमारी किसकी होती है, स्टोक्स लाइन की। फिर हमारी किसकी होती है, एंटी स्टोक्स लाइन की। ये इंटेंसिटी के बारे में बताया जा रहा है कि इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा वीक हमारी होती है किस चीज़ की, तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है मच वीकर कंपेयर टू द स्टोक्स लाइन। एंटी स्टोक्स लाइन की वीकर होती है, तभी तो देखिए आप छोटा छोटा दिख रहा है हमें और ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। ये देखिए आप कंपेयर करके देख लीजिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया रमन इफेक्ट क्या होता है, हमें जो एडिशनल लाइंस मिलती है इसी को रमन ने ऑब्जर्व किया था। अच्छा भाई ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, और रमन ने बता दिया ये चीज़ तो क्या बहुत बड़ा काम कर दिया, ये चीज़ आपको जानना होगा कि कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया। तो देखिए अगर हम मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो इससे हमें मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, मॉलिक्यूल के बारे में पता चलता है, मॉलिक्यूल के शेप के बारे में पता चलता है। इसीलिए रमन इफेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसीलिए रमन इफेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ है। कुछ लोग कहते हैं भाई स्पेक्ट्रा तो मिल गया लेकिन उससे होता क्या है, तो उससे होता यही है कि हमें मॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट से इंसान के बारे में जानकारी मिल जाती है कि भाई ये इंसान है तो इसका फिंगरप्रिंट ऐसा है, वैसे ही मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा की वजह से मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी मिलती है, उनके शेप के बारे में जानकारी मिलती है। इसीलिए रमन इफेक्ट को बहुत ज़्यादा हाईली रेट किया जाता है, बहुत यूज़फुल है हमारे लिए। तो ये हमने समझ लिया। और रमन इफेक्ट का जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। ये रेले लाइन मिलती है जो कि जो इस तरीके से जिनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर स्टोक्स लाइन की होती है, फिर एंटी स्टोक्स लाइन की होती है। इस तरीके से हमारा होता है। अब यहाँ पे वेव नंबर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये दोनों तरफ इक्वल हमारा वेव नंबर सेपरेशन होता है। आप देख सकते हैं डेल्टा न्यू इधर भी सेपरेशन है, डेल्टा न्यू इधर भी सेपरेशन है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन में सेपरेशन क्या इक्वल होता है रेले लाइन के कंपैरिजन में, तो हाँ रेले लाइन के कंपैरिजन में स्टोक्स लाइन एंटी स्टोक्स लाइन में जो सेपरेशन होता है, वेव नंबर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सेम होता है। द वेव नंबर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा न्यू ऑफ द रमन लाइन फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग रेले लाइन आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब ये दूसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ये तो आपने समझ लिया कि इक्वल होते हैं। दूसरी चीज़ क्या बताने वाला हूँ कि जो रेले लाइन होती है हमारी वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट की, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट की। अब ये देखिए, ये समझिए बात। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने देखा ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है वेव नंबर का। ये यही मैं बताने वाला हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, जो हमारी लाइट होती है उससे इंडिपेंडेंट होता है। मैं इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ
कि भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंडिपेंडेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराया, किस पे, इस पे इंसिडेंट कराया, तो आपको स्कैटर हुआ और ये डिस्प्लेसमेंट मिला इन लाइन के बीच में, यहाँ पे डेल्टा न्यू का डिस्प्लेसमेंट मिला, ठीक है। लेकिन अब दूसरे तरीके की लाइट आप इस पे इंसिडेंट करा रहे हैं, तो आपको स्पेक्ट्रा तो अलग तरीके का मिलेगा। अगर आप लाइट को चेंज कर देंगे, दूसरे तरीके की लाइट को करेंगे, तो मैटर से हमारा स्पेक्ट्रा तो अलग हो जाएगा, लेकिन इनका जो वेव नंबर डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम रहेगा। वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या हमें पता चला? द वेव नंबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोक्स लाइन एंड एंटी स्टोक्स लाइन फ्रॉम द रेले लाइन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लाइट सोर्स। क्या है वो? इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट के। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो कि रेले लाइन भी होती है, क्योंकि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और रेले लाइन की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो इसीलिए हम उसको रेले लाइन भी कहते हैं या इंसिडेंट लाइन भी कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट होती है। अगर आप दूसरे तरीके की लाइट करेंगे तब भी वेव नंबर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। स्पेक्ट्रा अलग तरीके का मिल सकता है, लेकिन वेव नंबर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इसको आप यहाँ याद रखिएगा। अगर अनदर लाइट सोर्स को आप यहाँ पे करेंगे तो हमें डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। अदर रमन लाइन आर ऑब्टेन फॉर द सेम स्कैटरिंग सब्सटेंस। अगर आपका मैटर सेम है, स्कैटरिंग सब्सटेंस सेम है, तो आपको अदर तरीके का स्पेक्ट्रा मिल सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रेले लाइन आर द सेम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वो सेम होगा। फॉर डिफरेंट स्कैटरिंग सब्सटेंस, अगर आपने सब्सटेंस को ही चेंज कर दिया तब तो भाई आपका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा, तब तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो फॉर डिफरेंट स्कैटरिंग सब्सटेंस हाउएवर द डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट, दस द रमन डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक है? स्कैटरिंग सब्सटेंस का। तो ये हमारे रमन इफेक्ट का जो है वो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, इंसिडेंट लाइट पे नहीं डिपेंड करता है। कौन? डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से समझिए, जो हमारा सेपरेशन होता है स्टोक्स लाइन एंटी स्टोक्स लाइन का, वो किस पे डिपेंड करता है? स्कैटरिंग सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट पे ये डिपेंड करता है। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग जानेंगे कि ये स्टोक्स लाइन एंटी स्टोक्स लाइन आखिर बन के कैसे आ रहा है, आखिर ये हमें एडिशनल लाइंस क्यों ही मिल जा रही है, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं भाई। तो यहाँ पे आप देखिए, देखिए भाई, हमारा जो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे आया मॉलिक्यूल और यहाँ पे मतलब लाइट आई और ये हमें रेले लाइन मिल गई, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी की मिल गई। ठीक है, ये तो हमें मिल गई। तो ये कैसे मिलती है? हमारे देखिए ये मैटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन ये क्या है? कोई मैटर है, स्कैटरिंग सब्सटेंस है, कोई मैटर है। मैटर में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल के अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब उस पर लाइट पड़ती है मॉलिक्यूल पे, तो वो मॉलिक्यूल क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जाता है। हायर एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, फिर वो लाइट को एमिट करके फिर लोअर एनर्जी में आ जाता है। तो इसी वजह से हमें स्कैटर हुई लाइट मिलती है। ये आपको समझ में आया कि हमें लाइट स्कैटर होकर क्यों मिल रही है? क्योंकि मॉलिक्यूल ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, हायर एनर्जी में गया, फिर इसने एमिट कर दिया, फिर लोअर एनर्जी में आया, तो हमें लाइट मिलती है स्कैटरिंग के रूप में। तो अब देखते हैं रेले लाइन कैसे मिलती है। तो रेले लाइन का आप देखिए, जैसे ये मॉलिक्यूल है हमारा, ये ग्राउंड स्टेट में है। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में है तो क्या होता है कि लाइट इस पर गिरी, इंसिडेंट लाइट कोई आई यहाँ पे, एच न्यू एनर्जी की, ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है, आपको पता है। एच न्यू एनर्जी की आई, तो यहाँ पे ये हायर एनर्जी लेवल में गई एक्साइटेड में, तो एक्साइटेड से फिर ये ग्राउंड लेवल में आ जाएगी बाई एमिटिंग द लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मतलब ग्राउंड से फिर ग्राउंड में आ गई। तो जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करी थी उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट को ये क्या कर देगी? एमिट कर देगी। तो अगर मॉलिक्यूल इस तरीके से ग्राउंड में ही आ जा रहा है तो आपको रेले लाइन मिलेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तब क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि ग्राउंड से ग्राउंड पे ही आ रहा है। देयर इज नो एनर्जी डिफरेंस, तो कोई एनर्जी डिफरेंस है ही नहीं। तो जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करी थी उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करेगी, तो हमें क्या मिलेगा? रेले लाइन। तो रेले लाइन इसीलिए आपको मिलता है। ठीक है, आप समझते हैं स्टोक्स लाइन कैसे मिलता है। तो स्टोक्स लाइन में क्या होता है कि जैसे मॉलिक्यूल हमारा ग्राउंड स्टेट में है, भाई मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, मान लेते हैं स्कैटरिंग सब्सटेंस में, और उस मॉलिक्यूल पे लाइट पड़ गई, उस मॉलिक्यूल पे लाइट पड़ी, मॉलिक्यूल हायर एनर्जी लेवल में गया, फिर वो लोअर एनर्जी में आ गया, लेकिन वो ग्राउंड स्टेट में नहीं आया। वो मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड स्टेट में नहीं आया, वो एक हायर एनर्जी में चला गया। ये आप कह सकते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी इसको कह सकते हैं। उसमें ये मॉलिक्यूल रुक गया बाई एमिटिंग लाइट। तो अब यहाँ पे देखिए ग्राउंड से एक हायर एनर्जी में रुक गया, तो यहाँ पे एनर्जी का कुछ डिफरेंस होगा? जी हाँ, होगा। तो न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब करा था, तो इसने अब न्यू माइनस डेल्टा न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट को एमिट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच। तो न्यू माइनस डेल्टा न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट को क्या करेगा? हमारा एमिट करेगा। क्या करेगा? एमिट करेगा, जिसको हम स्टोक्स लाइन कहेंगे। यानी अब लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कम हो गई। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें क्या मिलती है? स्टोक्स लाइन मिलती है। जब हमारा ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमारा
क्या आता है, मॉलिक्यूल आता है। अब देखते हैं एंटी स्टोक्स लाइन आपको कैसे मिलती है। तो एंटी स्टोक्स लाइन मिलने के लिए क्या होता है कि हमारा मॉलिक्यूल जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट में है पहले से। ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो मॉलिक्यूल मान लेते हैं कोई भाई हमारा ये क्या है, मैटर, मैटर में कोई ना कोई मॉलिक्यूल हो सकता है एक्साइटेड हो पहले से। तो उस पर लाइट पड़ रही है, तो उस पर जब लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, वो और हाइयर एनर्जी में जाएगा, और हाइयर एनर्जी से फिर लाइट को एमिट करके फिर लोअर एनर्जी में आ जाएगा। ग्राउंड स्टेट में अगर मान लेते हैं वो आ गया, तो ये भी लाइट को एमिट करके ही तो आएगा। तो यहाँ पे भी अब देखिए एनर्जी, यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है दोनों के बीच में। लेकिन अब एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि हाइयर एनर्जी से और ज़्यादा लोअर में आ रहा है। तो देखिए यहाँ से एनर्जी बढ़ जाएगी। तो न्यू फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया था, तो अब एमिट कौन सा करेगा, न्यू प्लस डेल्टा न्यू को। तो हमें क्या मिलेगा, एंटी स्टोक्स लाइन। तो ये आपको तीनों का समझ में आया कि स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन, रेले लाइन क्यों मिलती है। रेले ने सिर्फ रेले लाइन के बारे में एक्सप्लेन किया था, और हमारे सीवी रमन ने, हमारे जो साइंटिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। तो ये आपको समझ में आया। अब कुछ और चीज़ें समझते हैं कि ये स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन आपको मिल रहे हैं, तो मॉलिक्यूल में ऐसा क्या हरकत हो रहा है जो आपको मिल रहा है, ये चीज़ भी हम देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि भाई ये एनर्जी लेवल किस वजह से इतने डिफरेंट एनर्जी लेवल आ गए हैं, ये हम देखते हैं। तो देखिए भाई, अगर हम लो रेजोल्यूशन से देखें, लो रेजोल्यूशन मतलब कोई स्पेक्ट्रोमीटर बढ़िया वाला हमारे पास नहीं है, जूम करके अच्छे से नहीं देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि हमें जो स्टोक्स रमन लाइन मिल रही है एक, और एक ही एंटी स्टोक्स रमन लाइन मिल रही है। मतलब क्या है, मतलब ये है, देखिए यहाँ पे देखिए बहुत सारी स्टोक्स लाइन है, बहुत सारी एंटी स्टोक्स लाइन है, बहुत सारी स्टोक्स लाइन, बहुत सारे एंटी स्टोक्स लाइन है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे स्पेक्ट्रोमीटर से नहीं देख रहे हैं, तो हमें केवल एक ही स्टोक्स लाइन देखने को मिल रहा है, और एक ही एंटी स्टोक्स लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक हमारे बीच में रेले लाइन है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, ये चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं भाई। चलिए आपकी दुविधा को दूर करते हैं। ईच हैविंग द सेम वेव नंबर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा न्यू, और इनका वेव नंबर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डेल्टा न्यू। ये तो हम जानते हैं भाई, डेल्टा न्यू ही होता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। विद रिस्पेक्ट टू रेले लाइन, रेले लाइन के रिस्पेक्ट में, दिस इज वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम। और ये जो होता है, ये वाइब्रेशन के वजह से होता है। किसके वजह से होता है, वाइब्रेशनल रमन। अब वाइब्रेशन किसका होता है, मॉलिक्यूल का। जैसे देखिए ये हमारा मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे HCl, ठीक है। तो HCl के बीच में बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड जो होता है वो स्प्रिंग की तरह होता है, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, ये कभी कंप्रेस होता है, कभी स्ट्रेच होता है। तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट होता है, तो लाइट जब इस पर पड़ती है तो ये और तेज़ी से वाइब्रेट होता है। तो इसका स्पेक्ट्रा डिफरेंट टाइप का होता है। तो इसीलिए ये वाइब्रेशन की वजह से हमें ये स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन जो आपको एक एक दिख रही है, जो बीच में एक एक लंबी लंबी वाली दिख रही है, वो आपको वाइब्रेशन की वजह से मिल रही है। जो लंबी लंबी वाली दिख रही है वो वाइब्रेशन की वजह से देखने को मिल रही है। किसके वाइब्रेशन, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है। द रमन डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा न्यू एग्री एग्जैक्टली विद द वेव नंबर ऑफ द मेन वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रा। अब देखिए इससे पहले हम लोगों ने वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा, रोटेशन स्पेक्ट्रा को अलग अलग पढ़ा था। तो उनमें क्या था कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को हम स्टडी करते थे, तो कुछ सिमिलर उसी तरीके का यहाँ पे भी आ रहा है। जो हमारा जो स्पेसिंग है कुछ उसी तरीके से आ रहा है, ये कहने का मतलब है। यहाँ पे ये आपने समझ लिया कि हमारा जो सिंगल वाला, जो लंबा वाला स्टोक्स लाइन है और एंटी स्टोक्स लाइन है, वो किसके वजह से आया, वाइब्रेशन की वजह से आया। अब और समझते हैं। अब अंडर हाई रेजोल्यूशन, अगर हाई रेजोल्यूशन में बढ़िया से जूम करके एकदम क्लियरिटी से अच्छे वाले स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि एक्साइटिंग लाइन जो है वो हमें मिलती है दोनों तरफ, बोथ साइड अप्रॉक्सीमेटली इक्वी डिस्टेंस। मतलब क्या है, एक्साइटिंग लाइन क्या है, हमारा रेले लाइन। रेले लाइन के आसपास आपको छोटी छोटी लाइन देखने को मिल रही है यहाँ पे दोनों साइड में। ये किस वजह से मिल रही है, तो ये रोटेशन की वजह से मिल रही है। ये किसकी वजह से मिल रही है, रोटेशन की वजह से। मॉलिक्यूल हमारा क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और ट्रांजिशन कैसा हो रहा है, फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। ट्रांजिशन कैसा हो रहा है, फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड से ग्राउंड में ही तो आपको मिलता है रेले लाइन। फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड में ही आपको रेले लाइन मिलता है। तो ये जो छोटी छोटी लाइंस आपको दिख रही हैं वो रोटेशन की वजह से है। जो बड़ी वाली है ये सब, ये बड़ी बड़ी वाली लाइन जो है आपको किसके वजह से मिल रही है, वाइब्रेशन की वजह से। और ये छोटी छोटी लाइन जो आपको देखने को मिल रही है वो रोटेशन की वजह से। और इनमें भी जो छोटी छोटी लाइन दिख रही है वो भी किसकी वजह से मिल रही है, रोटेशन की वजह से। तो इनमें आपका ट्रांजिशन कैसे होता है, ये आपको मैंने बताया कि भाई ग्राउंड से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। The Stokes and anti-Stokes line referred above are also be to compressed band
स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन के पास क्या है, बैंड्स है, मतलब छोटे छोटे फाइन स्ट्रक्चर हैं, आप देख सकते हैं। और ये सब रोटेशन की वजह से आते हैं, मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे रोटेट भी करता है अलग अलग एनर्जी लेवल से। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसके बारे में अभी हम और कई सारी वीडियोस को बनाएंगे। ये क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया, क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन किया, बहुत सारी तरीकों से इसको और एक्सप्लेन किया गया। इस वीडियो में